नमस्कार मित्रों, एडुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल्स पर एक श्रृंखला चलाई है। आज उसी श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे राग काफी भाग 1 की। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी रामपुर साधारण परंपरा से संबंध रखती हैं। इन्होंने पंडित शंकरनाथ पाटिल, श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी के संरक्षण में अपनी संगीत की शिक्षा हासिल की है। आप म्यूज़िक डिपार्टमेंट भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की एचओडी भी हैं। इन्होंने नेशनल आर्काइव के लिए भी प्रोग्राम बनाए हैं और आपने एआईआर पर भी शोज़ किए हैं। आपने कई शोध पत्र भी लिखे हैं। इनका साथ देने के लिए तानपुरे पर हैं श्रीमती गगनजीत कौर जी। गगनजीत कौर जी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और गुरबानी संगीत की एक्सपर्ट हैं। और लाल बाबू राय जी इनका साथ देंगे तबले पर, जिन्होंने पंडित मिथिलेश झा जी के संरक्षण में शिक्षा हासिल की है। आइए डॉक्टर यजुर्वेदी जी का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज वो इस विषय में हमें क्या बताएंगी। आपका स्वागत है। आज हम राग काफ़ी के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत समय से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका कि लगातार जो है हमें मैसेज मिलता रहा है कि राग काफ़ी के बारे में वे जानना चाहते हैं। तो समय भी राग काफ़ी का है, क्योंकि जो ये फागुन मास जो है उस समय काफ़ी जो है वो हिंदुस्तान में बहुत गाई बजाई जाती है। तो काफ़ी राग जो है इसको हम अक्सर होरी जो है या होली हम पर्व जो कहते हैं उससे जोड़ते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा कि काफ़ी गाते हैं, चलिए काफ़ी गाते हैं, चलिए होरी गाते हैं। तो आप उस समय की इस तरह की जो कॉम्पोजिशंस है, इस तरह की जो चाहे हम उनको लोकगीत कहें या हम कहें कि इस तरह की जो भी रचना है, उसमें आप होरी का वर्णन अधिक पाते हैं। और काफ़ी जब गाते हैं तो इस मौसम में या कहें इस ऋतु में, जो फागुन मास की जो ऋतु होती है, जिस समय मैं आपको कहूँ एक शॉर्ट में कि मार्च के जब बसंत पंचमी के बाद का जो समय शुरू होता है, वो जब तक कि होली जो चलती है या होली का मौसम आता है, उस समय राग काफ़ी को बहुत गाया जाता है, गाया बजाया जाता है। राग काफ़ी जो है बहुत चर्चित राग है, पुराना राग है और बहुत ही सुमधुर राग है। तो आज हम आपको बताएंगे कि राग काफ़ी क्या है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इसके स्वर क्या हैं, किस प्रकार से इसमें आलापचारी होती है, इसकी क्या ख़ास विशेषता है। और कुछ हम पुराने समय को भी टटोलेंगे, पुराने ग्रंथों में भी हम देखेंगे कि उसमें राग काफ़ी के बारे में क्या कहा गया है। तो ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि काफ़ी जो है उसको ऋतु से जोड़ा गया, होली के समय जो है इसको गाया बजाया जाता है। तो एक और जो है काफ़ी नाम का एक लोकगीत है जो कि पंजाब में गाया जाता है, जिसको हम कहते हैं काफ़ी गाना, काफ़ियाँ गा रहे हैं। तो वो लोकगीत बिल्कुल पृथक है। उसमें हो सकता है कि राग काफ़ी को लेकर भी कुछ रचनाएं होंगी, लेकिन वो एक लोकगीत गायन परंपरा बिल्कुल अलग है। मैं राग काफ़ी की बात कर रही हूँ। राग काफ़ी जिसके कि स्वर क्या हैं, किस प्रकार से स्वर संगतियाँ हैं, कैसे उसकी संरचना है, आइए आपको बताते हैं। राग काफ़ी जो है उसका जन्म काफ़ी थाट से हुआ है, यानी कि काफ़ी जो फैमिली है, जो ठाट है, उससे राग काफ़ी जो है उसकी उत्पत्ति हुई है। अब राग काफ़ी की बात करें या हम उसकी उत्पत्ति जिस ठाट से करते हैं, ठाट काफ़ी की बात करें, तो ठाट काफ़ी क्या है। ठाट काफ़ी जो है उसमें ग और नी यानी गांधार और निषाद सदैव कोमल होते हैं। तो ठाट की अपनी एक विशेषता होती है, यानी ठाट जो है जिसको हम कहते हैं कि एक परिवार में, अक्सर अपने लेक्चर्स में कहती हूँ कि इस परिवार यानी काफ़ी ठाट से जन्मा है या भैरव ठाट से जन्मा है या कल्याण ठाट से जन्मा है। तो कभी कभी प्रश्न आता होगा कि ऐसी क्या ख़ास बात है उसमें।
ठाट जो है वो एक स्केल है, यानी कि जिसमें एक विशिष्टता रहती है कि जैसे हम एक बिल्कुल साधारण उसमें बोलते हैं कि एक परिवार है, उस परिवार की कोई ख़ास विशेषता है और वो जनरेशन वाइज जो आगे चलती पीढ़ी दर पीढ़ी आपको वो विशेषता हर एक में आपको दिखाई देती है, वो विशेषता बहुत प्रोमिनेंट है। तो हम कहते हैं कि ये विशेषता यदि किसी में नज़र आती है तो हम कहते हैं ये अमुक परिवार से संबंध रखता है। तो उस विशेषता को देखते हुए जानते हुए हम उसका जो संबंध है उस परिवार से जोड़ते हैं। इसी प्रकार से ठाट काफ़ी से राग काफ़ी उत्पन्न हुआ है और बहुत से राग उत्पन्न हुए। तो इसका मतलब है कि जो विशेषता है ठाट काफ़ी की वो क्या है, वो है गांधार और निषाद का कोमल होना। ठाट में सातों स्वरों का होना अनिवार्य है, इसीलिए जब हम सारे ग म प ध नि इन सातों स्वरों को लेते हैं तो गांधार और निषाद जहाँ कोमल आता है हम कहते हैं कि ये ठाट काफ़ी है। तो आपको ये पता चला कि ठाट काफ़ी जो है उससे काफ़ी राग जो है वो उत्पन्न होता है। अब अगला बात आती है जाति की, यानी जाति क्या है। जो काफ़ी राग है उसमें सारे स्वरों का प्रयोग होता है, यानी कि सा रे ग म प ध नि इन सातों स्वरों का प्रयोग इसमें होता है। तो जहाँ जिस भी राग में सातों स्वरों का प्रयोग होता है हम उसको कहते हैं कि ये संपूर्ण जाति का राग है, यानी कि इसमें सातों स्वर हैं। किसी राग में यदि 6 स्वर होंगे तो हम कहेंगे षाडव जाति का है, किसी राग में यदि 5 स्वर होंगे हम कहेंगे कि औडव जाति का है। तो इस प्रकार से राग काफ़ी के अंदर सातों स्वर प्रयोग होते हैं, तो इसीलिए इसकी जो जाति है वो संपूर्ण कही गई है। इसकी जो विशेषता है वो ग और नी कोमल आपको बताया है स्वरों की विशेषता। इसका जो समय है वो है मध्य रात्रि, तो मध्य रात्रि के समय राग काफ़ी को गाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात विशेष कर ध्यान देने वाली है, जिससे कि मैंने शुरुआत की थी कि जब फागुन मास होता है, जब होली का समय होता है, उस समय इस राग में जो है इस राग को हम अक्सर कभी भी गा बजा सकते हैं। जैसे कि ऋतु प्रधान रागों की बात करते हैं, या मैंने आपको पहले भी बताया कि मल्हार का जब समय होता है, जब बारिश का समय होता है और बरसा जो है बरखा ऋतु जिसे हम कहें कि वो जिस समय होती है, तो उस समय मल्हार राग जो है वो कभी भी गाया बजाया जा सकता है, क्योंकि वो उस समय का जो क्लाइमेट, जो सीज़न, जो एटमॉस्फेयर होता है वो उसी प्रकार का होता है। तो इससे रस की निष्पत्ति, यानी कि जो उसका जो फील आता है, जो भाव की अभिव्यक्ति होती है, वो बहुत सरल हो जाती है। तो हम काफ़ी की बात करते हैं, राग काफ़ी में अधिकतर बंदिशें जो हैं उसमें होली का जो है वर्णन मिलता है, यानी होली खेलने का, होली का किस समय का किस तरह का माहौल होता है, उसमें क्या विशेषताएं होती हैं। या यूँ कहें कि जैसे हम होली की बात करते हैं तो हम राधा कृष्ण की होली को हम अनदेखा नहीं कर सकते। ब्रज की होली जिसे कहा जाए वो बहुत ही मुख्य जो है भाव की अभिव्यक्ति में बहुत मुख्य विषय रहता है। तो ब्रज की होली या राधा कृष्ण की होली या भगवान श्री कृष्ण द्वारा खेली गई होली, तो इस प्रकार से जो है ये विषय जो हैं होली से संबंधित विषय जो है ये इसमें अधिकतर इस राग काफ़ी की बंदिशों में हमें अधिकतर मिलते हैं। इसीलिए शायद राग काफ़ी को हम कहें कि फागुन मास में इसको होली के समय इसको कभी भी गाया बजाया जा सकता है। ये एक तरह से कहें कि ये छूट मिली हुई है, तो इसीलिए हम इसको ऋतु प्रधान में भी इसको मान सकते हैं। तो खैर ये तो इसके समय की बात थी। अब हम इसकी प्रकृति की बात करते हैं। इसकी प्रकृति चंचल है, ये गंभीर राग नहीं है, इसमें चंचलता है, इसमें मधुरता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब हम बंदिशों को देखते हैं तो हम कॉम्पोजिशंस में अधिकतर हम रास का, होली खेलने का और ब्रज की होली का, राधा कृष्ण का जो भाव है उस तरह के विषय हम पाते हैं। तो वहाँ पर जो है एक मधुरता, एक चंचलता, एक रंजकता, एक तरह से बड़ा मनोहारी जो है दृश्यों का उसका विषय मिलता है। तो इसीलिए उसमें बहुत ज़्यादा गंभीरता जो है वो नहीं मिलती। तो राग काफ़ी का जो स्वभाव है, राग काफ़ी का जो गुण है, प्रकृति है, वो उसकी चंचल और मधुर है। तो स्वरों का जो लगाव है वो भी नेचुरली ये बिल्कुल एक स्वाभाविक सी बात है कि वो उसी फील को जो है या उसी इमोशन को, उसी भाव को जागृत करता है। तो ये जब हम आगे आपको राग के बारे में बताएंगे उसमें आपको इसको ज़्यादा स्पष्ट तरीके से आप इसको जान पाएंगे।
अब राग के वादी और संवादी की बात आती है। तो वादी संवादी के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन सबसे जो अधिक प्रचलित मत जो कि पंडित भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका के दूसरे भाग में राग काफ़ी का वर्णन करते हुए बताया है, उनके अनुसार पंचम जो है इसका वादी स्वर है और षड्ज जो है वो इसका संवादी स्वर है। यानी कि प और रे ये वादी और संवादी है, की नोट एंड कॉन्सोनेंट। तो पंचम और ऋषभ पर स्वाभाविक सी बात है कि उसका प्रयोग अधिक होगा, पर कुछ लोग जो हैं वो इसमें पंचम और षड्ज को वादी संवादी नहीं मानते। उनके अनुसार जो है पंचम और ऋषभ को वादी संवादी माना गया है। मैं एक नियम अक्सर बताती हूँ कि वादी और संवादी में 4 या 5 स्वरों का जो है गैप होना चाहिए ताकि वो संवाद बन सके, षड्ज मध्यम या षड्ज पंचम संवाद जो है। तो इस प्रकार से यदि हम पंचम को वादी और षड्ज को संवादी मानते हैं तो ये भी ठीक है, पंचम को वादी और ऋषभ को संवादी मानते तो ये भी जो एक संतुलन है ये भी ठीक है। कुछ जो विद्वान हैं वो गांधार और निषाद को मानते हैं। तो ये तो चलन बहुत कम है, लेकिन हम 2 मतों को देखते हैं। एक तो पंडित भातखंडे जी ने जो मत बताया है पंचम और षड्ज का, जो कि क्योंकि हम एक सिलेबस को फॉलो करते हैं, हम उस सिलेबस में जो इस प्रकार से हम विद्यार्थी होने के नाते ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें गांधार निषादवादी है, या हमें जिस प्रकार से अपनी शिक्षा मिल रही है, हम यदि किसी गुरु शिष्य परंपरा से सीख रहे हैं तो उसमें उसके मत भी हो सकते हैं। तो विद्यार्थी के रूप में हमें ये कहना चाहिए कि ऐसा भी एक मत है। प्रोमिनेंट हम कहें कि क्योंकि क्रमिक पुस्तक मालिका हमारी सिलेबस के हिसाब से जो है दी गई है पुस्तक, और साथ ही साथ बहुत ही प्रचलित है। क्रमिक पुस्तक मालिका पंडित भातखंडे जी के द्वारा रचित जो है एक संग्रह है। पंडित भातखंडे जी ने पूरे देश में भ्रमण करके जगह जगह अलग अलग घरानों के लोगों से उन्होंने जो है संबंध वहाँ पर उनके थे, और वहाँ जाकर उन्होंने जो संग्रहित किए बड़े बड़े कलाकारों से जो उनको बंदिशें प्राप्त हुई उसका जो संग्रह है उसको उन्होंने क्रमिक पुस्तक मालिका के रूप में जो है इसके 6 वॉल्यूम्स हैं उसके रूप में उसको सामने लेकर आए हैं। तो इसी में से ये एक बंदिश जो है जो राग काफ़ी जो द्वितीय भाग में दिया गया है उसके अनुसार जो है पंचम और षड्ज वादी संवादी हैं, लेकिन कुछ परंपराओं में कुछ विद्वान जो हैं वो पंचम और ऋषभ को मानते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम कहें कि संवाद की जहाँ तक बात की वो हम इन दोनों चीज़ों को हम जो प्रमुखता दे सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस परंपरा से सीख रहे हैं। यदि हम किसी चीज़ को भी कहते हैं तो उसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ ठोस जो हैं प्रमाण चाहिए होते हैं। तो यहाँ तक हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रमिक पुस्तक मालिका में दिया गया, अधिकतर लोग इसको करते हैं। और भी बहुत से ग्रंथ हैं, बहुत सी पुस्तकें हैं जिसमें कि पंचम और ऋषभ को दिया गया है। तो विद्यार्थी होने के नाते आप इसको ले सकते हैं। अब समय की जहाँ तक बात है उसका मैंने आपको बताया मध्य रात्रि का है। इसके आरोह और अवरोह को पहले हम देखते हैं और साथ ही इसकी पकड़ को देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें गांधार और निषाद जो है वे हमेशा कोमल होंगे, बाकी सभी स्वर जो हैं वे शुद्ध होंगे। और क्योंकि संपूर्ण जाति का तो इसमें सारे स्वरों का यानी 7 स्वरों का आरोह और अवरोह दोनों में प्रयोग है। सा रे ग मा पा धा नी सा नी दा पा मा ग रे सा। पुनः देखते हैं। सा रे ग मा पा धा नी सा नी दा पा
तार में। आ तो ये था इसका आरोह और अवरोह। किसी भी राग को जब हम एक शुरुआत करते हैं, जब हम जानना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले आरोह और अवरोह पता होना चाहिए। आरोह और अवरोह आपको बताते हैं कि राग में कौन से स्वर प्रयोग हो रहे हैं, उन स्वरों का कौन सा स्वरूप है, कि वो शुद्ध हैं या कोमल हैं या तीव्र हैं। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि ये किस प्रकार से सातों स्वर प्रयोग हो रहे हैं या चारों या पांचों स्वर या फिर 6 स्वर। तो 7, 6, 5 ये स्वरों की गिनती किसी भी राग को बनाने के लिए है। कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वरों का प्रयोग किसी भी राग की निर्मिति के लिए है। अब हमें जब राग पता का जो स्वर है, वो जो स्वरों का हमें पता चल जाता है, तो हमारे लिए आगे का जो है निर्माण जो है राग का विस्तार करना हमें आसान हो जाता है। कुछ विद्यार्थियों ने अपनी जिज्ञासाएं जो है वो मुझे भेजी हैं, और मैं अपने इन लेक्चर्स में उन जिज्ञासाओं को भी जो है वो पूरा करूँगी। तो एक प्रश्न ये भी आया है, इसीलिए मैं धीरे धीरे इस राग में बढ़ रही हूँ। एक प्रश्न ये भी आया है कि हम कैसे किसी राग को जानने के लिए उसका स्वर विस्तार कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है, इसमें सबसे पहली जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है वो ये आती है कि हम जब राग को गाते हैं तो हमें उसका आरोह और अवरोह सबसे पहले पता होना चाहिए। यानी आरोह में कौन सा स्वर प्रयोग हो रहा है, किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है, उसका कौन सा स्वरूप है। बिल्कुल बेसिक चीज़ है ये। मैं ज़रूर कहती हूँ कि आरोह और अवरोह एक स्केलेटन है। स्केलेटन जो है उसके ऊपर जब मांस या त्वचा हम जो कहें, या हमारे जो आँखें, नाक, कान ये जब बनता है, तब हम किसी एक छवि यानी किसी व्यक्ति के एक इमेज को जान पाते हैं। तो रागों की जहाँ बात आती है, तो रागों का जो आरोह अवरोह एक हमें स्केलेटन के रूप में सामने आता है। हमें ये तो पता चलता है कि राग में कौन कौन से स्वर किस स्वरूप में प्रयोग हो रहे हैं, ये पता चलता है। राग किस जाति का ये भी पता चलता है। तो बिल्कुल बेसिक जानने के लिए हमें सबसे पहले आरोह अवरोह जानना ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है राग की पकड़ को जानना, यानी राग का वो स्वर गुच्छ या वो स्वर समुदाय, वो फ्रेज़ जिसको आप गाते या बजाते ही एकदम समझ जाते हैं कि ये अमुक राग है। तो ऐसे जो फ्रेज़ होता है, ऐसा जो स्वर समुदाय होता है, उसको पकड़ कहते हैं। क्यों पकड़ कहते हैं? क्योंकि उससे राग पकड़ा जाता है। अब आप कहेंगे कि ये शब्द पकड़ा जो है ये बड़ा सुनने में बहुत अलग सा लगता है। कहने का मतलब है राग की पहचान होना। तो पुराने समय में लोग जो हैं बड़े स्वाभाविक से, जो भी जिसने भी इस परिभाषा को एक नाम दिया है, तो वो बिल्कुल स्वाभाविक सरल तरीके से बोला कि राग को पहचानना यानी राग की पकड़। राग की पकड़ क्या है? यानी राग को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये अमुक राग है। तो इसी प्रकार से आरोह अवरोह और उसका पकड़, ये दूसरा पॉइंट है पकड़। इसको जानना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद हम जो तीसरी मुख्य बात है वो हम जानेंगे कि उसमें प्रयोग होने वाली स्वर संगति, यानी किस कॉम्बिनेशन में हम जो है राग के स्वरों को गाएंगे। हो सकता है कोई कॉम्बिनेशन इस राग में बहुत ख़ास हो, या हो सकता है कोई कॉम्बिनेशन इस राग में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें जाननी चाहिए। जब हमें ये तीनों चीज़ें पता चल जाती, उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ते हैं स्वरों को लेके। यानी पहले हम सा से शुरू करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ऋषभ और गांधार तक जाएंगे, या हम मंद्र में पहले जाएंगे और फिर धीरे धीरे मंद्र को लेते हुए हम मध्यम पंचम तक जाएंगे, फिर धैवत और निषाद तक उसका विस्तार किया जाए, फिर तार सप्तक के षडज पर आकर तार सप्तक के स्वरों पर भी विस्तार किया जा सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और एक ख़ास बात कि जब हम किसी राग को गाते हैं तो उस राग में हमें ये बताया जाता है कि ये राग का विस्तार मंद्र, मध्य और तार तीनों में है, या इस राग का विस्तार मध्य और तार सप्तक में है,
या हम कहें कि इस राग को गाते हुए तार सप्तक ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए। मध्य सप्तक तो है लेकिन तार सप्तक ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसमें मंद्र सप्तक जो है उसका कोई ज़्यादा उसकी भूमिका नहीं है। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। जब आपको आरोह अवरोह पता चल गया, आपको पकड़ पता चल गई, आपको स्वर संगतियाँ पता चल गई, तो आपको ये भी पता चल गया कि राग का स्कोप कहाँ कहाँ तक है। जैसे कि हम एक राग गाते हैं पूरिया और एक राग गाते हैं सोहनी, तो पूरिया और सोहनी, पूरिया का विस्तार मंद्र और मध्य का है और सोहनी का विस्तार मध्य और तार का है। तो जब हम राग का विस्तार करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो इस चीज़ की ख़ास ध्यान देना है कि उस राग का चलन ज़्यादातर मध्य और तार सप्तक में है। तो हम इसमें मंद्र सप्तक के स्वर जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, या शुरुआत में भी हम करते हैं तो बहुत कम करते हैं। सिर्फ उस राग को स्टार्ट करने के लिए कहें तो इस प्रकार से राग में जो भी स्वर प्रयोग हो रहे हैं उसको, उसका किस प्रकार से प्रयोग होना है वो राग के स्वरूप को जो है वो दर्शाता है, और उसके कहीं ना कहीं उसकी जो एक स्वभाव है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। जैसे हम कहें कि पूरिया जो है वो थोड़ा गंभीर और शांत स्वभाव का है, सोहनी चंचल है, तो चंचलता दिखाने के लिए मध्य और तार सप्तक के स्वर जो हैं बिल्कुल सही जान पड़ते हैं। तो ये तो मैं बात कर रही थी आरोह अवरोह की, पकड़ की, और आपकी इस जिज्ञासा की। बहुत से विद्यार्थियों ने ये प्रश्न किया है। तो जब हम राग को आगे बढ़ते हैं तो मैं जाहिर सी बात है आपको बताती हूँ कि राग में किस प्रकार से आलापचारी की जाएगी, किस प्रकार से राग की पलटों का अभ्यास होना चाहिए। तो ये भी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम इसकी पकड़ के बारे में आते हैं। सा सा रे रे गा गा मा मा पा। पंडित भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका में ये स्पष्ट रूप से बताया, सा सा रे रे गा गा मा मा पा। जहाँ ये फ्रेज आता है या जहाँ पे भी ये स्वर समुदाय आएगा, हम उसको कह देंगे कि ये राग काफ़ी, यानी राग काफ़ी की पहचान है। और जो एक पकड़ दिए, रे पा मा पा ग रे मा मा पा, ये भी बहुत खूबसूरत सा फ्रेज है, रे पा मा पा ग रे मा मा पा। तो ये भी फ्रेज जहाँ पर आता है एकदम से पहचान हो जाती कि राग काफ़ी है। सा रे ग मा पा ग रे नि ध सा रे ग मा पा सा सा रे ग ग मा पा। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि कुछ स्वर समुदाय हैं जिनको कि गाते एकदम से हम कह देते हैं कि ये राग काफ़ी है। तो इन स्वर समुदायों का बंदिशों में या राग के विस्तार में, राग का जो चलन होता है, जो राग को हम एक्सप्लोर करते हैं, उसमें बार बार इनका प्रयोग होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो जो है वो राग के स्वरूप को स्पष्ट कर पाएगा। यदि हम उसका बार बार प्रयोग नहीं करते हैं या जिस प्रकार से वो बताया गया उसको नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि स्वर तो वही हैं लेकिन राग फ़र्क हो सकता है उन स्वरों को हम ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा हम उन स्वरों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो राग बदल जाता है, क्योंकि उसी स्वर समुदाय से लेके कोई और राग भी बन सकता है। इसके उदाहरण मैं पहले भी आपको देती आई हूँ कि जैसे कि मैं उदाहरण अक्सर देती हूँ कि भोपाली, देशकार और शुद्ध कल्याण, औड़व शुद्ध कल्याण, ये जो राग हैं ये बिल्कुल एक ही स्वर समुदाय से बने हैं, सारे ग प ध सा। लेकिन जब हम उसका चलन गाते हैं, जब हम उसको विस्तार करते हैं, तो ये तीनों राग अपनी अलग अलग स्वरूप को लेके सामने आते हैं। तो कैसे बने, यानी उनकी जो विशिष्ट स्वर समुदाय है या उनकी जो पकड़ है, या मैं कहूँ कि किस किस स्वर संगति से वो बना है, कौन कौन से स्वरों पर एम्फेसिस दिया गया है, वो राग के स्वरूप को बनाता है, राग को सामने लेकर आता है और दूसरे राग से उसको डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे एक और उदाहरण बताती हूँ कि हम कहते हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, या कई जगह आपने ट्रिपलेट्स भी देखे हैं कि 3 बच्चे जो हैं एक ही समय में उन्होंने जन्म लिया है, एक ही दिन, एक ही समय में, एक ही गर्भ से उनका जन्म हुआ है, और हो सकता है कि वो आइडेंटिकल हों। तो अब आइडेंटिकल तो हैं, यानी एक जैसे ही हैं, देखने में आप उनको डिफ्रेंशिएट करना आपको बहुत असंभव सा प्रतीत होता है, परंतु जो उनको करीब से जानता है, जो उनको बिल्कुल कुछ समय, कुछ दिन उनके साथ रह के वो पहचान जाता है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, क्योंकि उनकी पकड़ अलग है,
क्योंकि उनकी जो जो स्वर समुदायों का जो प्रयोग उनमें हो रहा है वो अलग है। यानी उनका नेचर, उनका बोलने का तरीका, उनकी कुछ ऐसी आदतें, उनके विचार, उनकी जो भाषा है, या मैं कहूँ कि बोलने का जो तरीका, उनका जो बिहेवियर है, उनका उठना बैठना, एक तरह से मैं कहूँगी उनका जो विस्तार है, मैं राग को यदि एक मनुष्य से जोड़ूँ तो मैं कहूँ कि उनका जो विस्तार है वो बिल्कुल अलग है। किसी को कुछ पसंद होगा, किसी को कुछ पसंद होगा, किसी को कुछ और पसंद होगा। यानी राग में जो ठहराव है स्वरों का, या स्वरों का चलन है, या स्वरों का स्वर समुदाय है, वो बिल्कुल अलग अलग होंगे, जो कि राग को उनकी अलग अलग आइडेंटिटी प्रदान करते हैं। तो ये मैं उदाहरणों के साथ इसलिए देती हूँ क्योंकि विद्यार्थी उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। तो ये तो बात थी इसके वादी और संवादी की बात थी। अब देखिए कितना सुंदर वर्णन जो है राग काफ़ी के बारे में कहा गया है। काफ़ी दोनों राग थाट, गनि कोमल सब शुद्ध, पवादी संवादी षड्ज, सप्त स्वरों से युक्त। यानी काफ़ी जो है दोनों राग भी है और थाट भी है। गनि कोमल सब शुद्ध, ग और नि कोमल है और सारे स्वर शुद्ध हैं। पवादी संवादी षड्ज, पंचम वादी है और संवादी क्या है, षड्ज है, सप्त स्वरों से युक्त, यानी सातों स्वरों से ये युक्त है। तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी जो है वो थाट भी है, उसी थाट से जो है राग काफ़ी का जन्म हुआ है। तो ये तो राग काफ़ी की बात थी। अब इसके न्यास स्वरों की बात कहें, षड्ज, ऋषभ और पंचम, ये इसके न्यास के स्वर हैं। न्यास का मतलब होता है कि उन स्वरों पर ठहरा जाता है। बार बार जब आलाप हम लेते हैं या हम विस्तार करते हैं, बार बार उस पर एम्फेसिस दिया जाता है, ठहराव दिया जाता है, एक तरह से पॉज जिसे हम कहेंगे कि वो बार बार दिया जाता है, तो इसीलिए उसको न्यास के स्वर कहते हैं। अब सम प्राकृतिक राग, यानी एक ही जैसी नेचर जो है रागों की मिलते जुलते, वो कौन सा है, सिंधुरा कहा जाता है। और एक और राग है, उसको हम जब गाते हैं तो काफ़ी की जो है का जो स्वरगुच्छ उसका प्रयोग होता है और काफ़ी की झलक उसमें काफ़ी दिखती है, वो है देसी राग देसी। क्योंकि कुछ हालांकि राग देसी का अपना एक अलग स्वरूप है जो बिल्कुल उसको अलग करता है, लेकिन कुछ जो है उसकी झलक जो है उसमें नज़र आती है। तो ये तो थी राग काफ़ी के विस्तार की बात। और इससे पहले कि हम इसके बारे में और जानें, हम इसकी एक छोटी सी बंदिश आपको बताते हैं। आज खेलो शाम संग होरी, आज खेलो शाम संग होरी, पिचकारी रंग भरी केसर की, पिचकारी रंग भरी केसर की, खेलो शाम संग होरी, आज खेलो शाम संग होरी, कुंवर कन्हैया संग सखी राधा, रंग भरी जोरी सोहत री, आज खेलो शाम संग होरी, आज खेलो शाम संग, खेलो शाम संग, खेलो शाम संग होरी।
तो राग काफ़ी की हम चर्चा कर रहे थे। राग काफ़ी के बारे में श्रीमल लक्ष्य संगीतम पंडित भातखंडे द्वारा रचित इस ग्रंथ में काफ़ी कुछ जो है सूत्र के रूप में कहा गया है। सूत्र यानी कि एक श्लोक के रूप में बिल्कुल कंसाइज्ड वे में उसको जो है सूक्ष्म रूप में उसमें सभी विशेषताएं जो हैं वो जोड़ दी गई हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, पहले उन्होंने इसके ठाट या मेल के बारे में कहा है। हर प्रियाख्य मेलो असौ लक्ष्ये अत्र काफ़ी संगीतः काफ़ी राग सतदुत्थः स्यादिति लक्ष्य विदाम मतम। यानी हर प्रिया मेल को ही वर्तमान हिंदुस्तानी पद्धति में काफ़ी मेल कहते हैं। खरहर प्रिया के नाम से हम इसको जानते हैं कि इसको पहले खरहर प्रिया मेल कहा जाता था, जिसे कि आजकल हम काफ़ी मेल या काफ़ी ठाट कहते हैं। लक्ष्य के विद्वानों के अनुसार काफ़ी राग जो है वो इसी मेल से उत्पन्न है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि काफ़ी ठाट से ये राग उत्पन्न हो रहा है। अब आगे उन्होंने इसके वादी और संवादी के बारे में क्या कहा है। पंचम सम्मतो वादी संवाद्यो षडज नामकः। पंचम सम्मतो वादी संवादो षडज नामकः। केचित गांधार माहुत्से वादिनम गान को विदाह। यानी प और सा इसके वादी और संवादी माने गए हैं। कोई कोई जो है विद्वान गांधार को वादी स्वर मानते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि ये भी एक मत है, तो इस मत को भी पंडित भातखंडे जी ने श्रीमल लक्ष्य संगीतम ग्रंथ में बताया है कि एक मत ये भी माना जाता है। अब इसके नाम के बारे में जो है एक बहुत ही रोचक सी बात जो है मैं आपको बताती हूँ। काफित्याधुनिकम नाम पारसीकम परिस्फुटम स्वीकृतम यत् पुराण स्तन्ने वास्माभिरपेक्षितम। यानी काफ़ी यह नाम आधुनिक पारसी नाम है, यह स्पष्ट है, परंतु हमने इस मेल के पुरातन ग्रंथकारों द्वारा स्वीकृत नाम अर्थात खरहर प्रिया की उपेक्षा भी नहीं की है। कहने का मतलब है कि काफ़ी नाम जो इसको दिया गया है ये अति आधुनिक नाम है, इसको आगे चलकर काफ़ी बोला गया है, लेकिन पुरातन नाम यानी पुराना नाम इसका खरहर मेल जो है, इसको खरहर मेल प्रिया कहा गया है। तो कभी भी यदि आपको पढ़ने में पुस्तकों में या ग्रंथों में कहीं पे आता है खरहर मेल प्रिया या खरहर मेल के नाम से आता, तो आप समझ जाए कि काफ़ी की चर्चा हो रही है। तो ये तो थी बात काफ़ी के बारे में क्या कहा गया है और उसके वादी संवादी स्वरों के बारे में क्या कहा गया है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि जो काफ़ी राग है वो चंचल प्रकृति का है, तो इस राग में छोटे ख्याल, ठुमरी, इस प्रकार की होरियाँ, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वो अधिक मिलती हैं और बहुत अधिक प्रचलित भी हैं। तो हम जो है इन रचनाओं को हम लेंगे और जैसे मैंने आपको बताया कि फागुन महीने में ये रचनाएं गाई जाती हैं और अक्सर गाई जाती हैं। कहीं कहीं पर होली जो है बैठकों के रूप में भी की जाती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, उत्तराखंड में बसंत पंचमी के बाद जो है घर घर बैठी होली होती है, यानी एक सभा जुटती है जहाँ पर कि सामूहिक रूप में होलियों को गाया जाता है। और वो एक बड़ी रोचक सी बात यह है कि वो होलियाँ जो हैं वो जिस प्रकार से गाया था उनका गायन विधि जो है वो ठुमरी से बहुत मिलता है, जो ठुमरी गायन होता है उससे काफ़ी मिलता है, और वो जो है वो विस्तार भी वैसे किया जाता है, लेकिन उसमें एक व्यक्ति विशेष के द्वारा उसका आरंभ किया जाता है और सभी लोग उसमें भाग लेते हैं, यानी सभी लोग बारी बारी से उस बंदिश में जो है बढ़त करते हैं, बोलों को बना बना कर गाते हैं, इस प्रकार से भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये जो होरी गायन है, या जिस तरह से हम कहते हैं कि इसके, मैं प्रकृति की जहाँ तक बात कर रही थी कि प्रकृति इसकी जो चंचल है, तो चंचल प्रकृति इस प्रकार से ठुमरियों में, छोटी बंदिशों में जो है वो अक्सर मिलती है। तो जो होरी गायन जो कहें या हम कहें कि इस प्रकार से इसका जो विस्तार होता है वो इसके स्वभाव को, इसकी मधुरता को है जो परिलक्षित करता है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसकी स्वर संगतियों का ध्यान देना चाहिए, तो ऋषभ और पंच, रे पा, ये बहुत जो है प्रोमिनेंटली इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ सा सा रे ग ग म म प रे प म प ग रे पंचम से गांधार पे आना, ये पंचम और गांधार की जो स्वर संगति ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
सा रे ग म प ग रे नि ध सा। बहुत खूबसूरत है। राग काफ़ी की जहाँ तक बात करते हैं, इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि जब हम इसको गा रहे हैं तो अधिकतर बंदिशों में या अधिकतर गायक जो है इसमें इस बंदिश को गाते इसमें गांधार और निषाद तो कोमल रखते ही हैं, साथ साथ कभी कभी निषाद जो है उसको शुद्ध ले लेते हैं, गांधार भी कभी कभी शुद्ध लिया जाता है। तो ऐसे करने पर जो है जो बिल्कुल उसका जो काफ़ी जो इस समय जो प्रचलित है उसका स्वरूप सामने आता है। यानी आजकल जो काफ़ी प्रचलित है या हम जिसको कहते हैं कि मिश्र काफ़ी जिसको जानते हैं, उसमें शुद्ध निषाद का प्रयोग या शुद्ध गांधार का भी प्रयोग काफ़ी प्रचलित है। तो यहाँ पर जब मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि गांधार और निषाद कोमल है, और यदि मेरी किसी बंदिश में आपको या मैं गाते समय कभी निषाद जो है वो शुद्ध लगाती हूँ या गांधार शुद्ध लगाती हूँ, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि ऐसा भी एक मत है और अधिकतर बंदिशें ऐसे में मिलती हैं। इसको मिश्र काफ़ी के नाम से भी जाना जाता है कि उसमें मिश्र है, यानी कुछ मिला हुआ है। शुद्ध स्वर जो गांधार और निषाद का शुद्ध स्वरूप है वो उसमें मिला हुआ है। और आजकल के समय में जो है मिश्र काफ़ी को ही काफ़ी माना जाता है। आजकल के समय यही प्रचार जो है शुद्ध निषाद के साथ कोमल निषाद कोमल गांधार तो है, इसके प्रचार के साथ इसको जब हम गाते हैं तो यही जो है अधिक प्रचलित है। हाँ, शुद्ध काफ़ी भी गाई जाती है, जैसे कि मैंने रामपुर सदारंग परंपरा से अपनी शिक्षा ली, तो रामपुर सदारंग परंपरा में शुद्ध काफ़ी गाई जाती है, उसका स्वरूप बिल्कुल अलग है। तो गुरु शिष्य परंपरा में जिस प्रकार से तालीम दी जाती है, उसमें रामपुर परंपरा में जो है इस राग की तालीम दी जाती है। तो खैर, हम जो बात कर रहे थे आजकल जो प्रचलित काफ़ी है उसके स्वरों के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको एक सरगम गीत में बताती हूँ। उस सरगम गीत में भी आप जो स्वरों का आप जो स्वरूप पाते हैं वो शुद्ध निषाद भी मिलेगा। अधिकतर बाहुल्यता तो गांधार कोमल निषाद की है, लेकिन शुद्ध निषाद भी इसमें प्रयोग हो रहा है। तो देखिए, इस सरगम गीत को भी आप सीखिए और साथ साथ स्वरों पर भी आप ध्यान दीजिए कि स्वर कौन से इसमें प्रयोग हो रहे हैं। ये बंदिश, ये सरगम गीत झप ताल में है। झप ताल जैसे आपको पता है 10 मात्रा की ताल है और इसमें 4 विभाग है, 2-3-2-3 का उसमें विभाजन है। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना, विभाग ताल धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। तो ये तो था झप ताल। अब सरगम गीत को हम शुरू करते, तो कोशिश करें कि हाथ से आप ताली खाली दे सकें। ग ग रे सा रे पा मा प द, ग ग रे सा रे पा मा प द, ग ग रे सा रे पा मा प प म द नि सा नि ध म प ग रे म द नि सा नि ध म प ग रे ग रे म ग रे सा रे नि सा रे ग रे म ग रे सा रे नि सा नि द सा नि द म प द ग रे नि द सा नि द म प द ग रे ग ग रे सा रे पा म प द ग ग रे सा रे पा म प प म द नि सा नि ध म प ग रे म द नि सा नि ध म प ग रे ग रे म ग रे सा रे नि सा रे ग रे म ग रे सा रे नि सा
म प नि नि सा प नि सा म प नि नि सा प नि सा रे गा रे सा रे नि सा नि ध प रे गा रे सा रे नि सा नि ध प प रे सा रे नि सा नि ध ध प रे सा रे नि सा नि ध ध सा नि ध म प ध ग ग रे सा नि ध म प ध ग ग रे ग रे म ग रे सा रे नि सा रे ग रे म ग रे सा रे नि सा नि द सा नि द म प ध ग रे नि द सा नि द म प ध ग रे ग ग रे सा रे प म प ध ग ग रे सा रे प म प ध ग ग रे सा रे प। तो इस बंदिश को या मैं कहूँ इस सरगम गीत को जब मैंने गाया तो आपने उसमें 2-3 बातें ध्यान दी होंगी। जब हम स्थाई गा रहे हैं तो स्थाई में तो सब जगह गांधार और निषाद कोमल है, लेकिन जब हमने अंतरा लिया तो खास मा मा प नि नि सा प नि शुद्ध निषाद का प्रयोग हो रहा है। मा मा प नि नि सा प नि सा रे गा रे नि सा। तो आप देखिए कि निषाद जो है शुद्ध निषाद का इसमें प्रयोग हुआ है। तो यहीं पर जो है आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि जो मैंने काफ़ी ठाट बताया है, काफ़ी ठाट में गांधार और निषाद कोमल, लेकिन जब हम राग काफ़ी गा रहे हैं जो आज के समय में मिश्र काफ़ी को ही काफ़ी कहा जाता है, तो वो उसमें शुद्ध निषाद का प्रयोग हो रहा है। तो जब भी किसी स्वर का शुद्ध प्रयोग जो है शुद्ध स्वरूप का प्रयोग होता है तो वो आरोह में प्रयोग होता है, अधिकतर आरोह में, और कोमल का अवरोह में। तो क्योंकि राग में अधिकतर कोमल निषाद का प्रयोग हुआ, लेकिन जब भी शुद्ध स्वरूप निषाद का प्रयोग होगा तो हमेशा आरोह में हो। म ग म प नि नि सा प नि सा। तो ये निषाद को षड्ज पर जाने के लिए पंचम से निषाद का प्रयोग किया गया है। तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है हम अक्सर विद्यार्थियों को बोलते हैं कि इसमें गांधार निषाद कोमल है या ये स्वर शुद्ध है या ये कोमल है, लेकिन हम जब उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें उसका शुद्ध स्वरूप आ गया तो वहाँ पर कन्फ्यूजन जो है क्रिएट होती है। तो किसी प्रकार से विचलित नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने आपको ये भी बताया कि वैसे तो ये प्रचलित है, लेकिन जो स्वर उसमें अधिकतर प्रयोग नहीं हो रहा लेकिन कभी कभी प्रयोग हो रहा है तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो राग की सुंदरता को वो बढ़ाता है। तो ये तो था एक सरगम गीत जो कि हमने राग काफ़ी का आपको बताया। राग काफ़ी जो है वो बहुत ही प्रचलित राग है। जब हम उसको गाते हैं, राग काफ़ी को गाते हैं, तो उसमें हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि स्वरों का जो कॉम्बिनेशन है सा रे रे ग ग म प ग रे नि ध सा। तो जब हम राग को शुरू करते हैं सा रे ग रे नि ध सा रे रे ग ग म प रे ग म प द नि ध प म प द प म प ग रे पंचम और गंधार की जो संगति है वो बहुत अधिकतर उसका प्रयोग होता है। सा रे ग म प ये विशिष्ट स्वर समुदाय, सा रे रे ग ग म प उसी का एक स्वरूप, रे ग म प रे ग म प द नि ध प म प ग रे ग म प द नि ध प म प ग रे म प द प म प ग रे, ये भी प्रयोग होता है। रे ग म प द नि ध प म प नि नि सा
म प नि सा रे गा रे नि द प म प नि सा नि द प म प ग रे नि द सा रे ग म प। तो जब हम इस पे आधारित कोई होरी गाते हैं या हम कोई ठुमरी गाते हैं तो उसमें हमारे पास स्कोप और बढ़ जाता है। कुछ इस प्रकार की स्वर संगतियों को लेना जो कि उस राग में उस प्रयोग नहीं होता जब हम क्लासिकल की बंदिशें गाते हैं, लेकिन जब हम ठुमरियाँ गाते हैं वहाँ थोड़ा बहुत भाव के उजागर करने के लिए, भाव की सुंदरता के लिए हम स्वरों का इधर उधर इस्तेमाल भी कर लेते हैं, जो कि मुर्की या खटका के रूप में होती है। तो ये ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जब राग को हम गा रहे हैं तो राग के स्वर समुदाय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आरोह अवरोह जानिए, स्वर समुदाय जानिए और उसके बाद उसको जोड़िए। किस प्रकार से ये भी प्रश्न आता है कि हम अपना राग का विस्तार कैसे कर सकते हैं। राग का विस्तार जो है वो धीरे धीरे ही आता है, एकदम राग का विस्तार नहीं हो सकता। जैसे कि आप किसी राग को बार बार गाएंगे तो पहला स्टेप क्या है कि आपने आरोह अवरोह जाना। दूसरा स्टेप यदि ये हो सकता है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को मैं ये भी बताती हूँ कि बंदिश को गा लो, बंदिश को सीख लो, बंदिश को गाओ। बंदिश को गाने से क्या होता है कि राग का एक पूरा स्ट्रक्चर जो है, एक आउटलाइन हमारे सामने आ जाती है कि ये राग इस तरह का है। रे ग म प ग रे नि ध सा रे ग म प द नि द प म प ग रे प म प ग रे नि ध सा। ये जो स्वर समुदाय आपको बताएं कि ये कैसे उसमें प्रयोग होगा, तो ये आपको आना ज़रूरी है। एक और प्रश्न था कि हम गाते वक्त मुँह कैसे खोलें, आकार मेरा ठीक नहीं है, मैं आकार को कैसे ठीक करूं। तो देखिए हर कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कोशिश की जा सकती है कि हम उसको सुधार सकें। जब हम गाते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुला होना चाहिए। जितना हम किसी व्यक्ति को, जैसे हम कहते हैं आप इधर आइए, आप इधर आइए के यदि आप पे आप रुके तो आप इसको ऐसे तो कभी नहीं बोलेंगे आप इधर आइए, आप इधर आइए। तो आपने मुंह नहीं खोला तो आपकी जो वो शब्द है वो भी ठीक से नहीं निकला और भाव की अभिव्यक्ति भी ठीक से नहीं हुई। तो जितना एक नॉर्मल मुंह खोला है, तो बहुत बड़ा मुंह खोलेंगे आप इधर आइए तो वो भी बहुत ऑड लगेगा, बहुत कम खोलेंगे तो वो भी ऑड लगेगा। तो आपने गायन को जो है, क्योंकि गायन जो है, गायन या करते वक्त आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति मुझे सुन रहा है या मुझे देख रहा है गायन करते हुए, उसको मैं विभत्स न लगूं, भयानक न लगूं। तो आपके चेहरे पे भी एक सौम्यता या कहें कि एक आनंद की जो आपको अनुभूति होती है उसका भाव भी होना चाहिए। आप राग में जो है उसका आनंद ले रहे हैं, उसको गा रहे हैं, तो उसके गाते हुए आपकी मुख मुद्रा, स्पेशली आपका जो मुख संचालन है, आपका मुंह जो आपको खुलने का जो तरीका है, उसको आपने बहुत ध्यान देना है। वाद्य संगीत में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, किस प्रकार से आप बैठेंगे, किस प्रकार से आप स्ट्रोक लगाएंगे। वो जब आप किसी कलाकार से या किसी गुरु से आप सीखते हैं तो वो उसी वक्त आपको टोकता है। इसी प्रकार से गायन में भी टोकना चाहिए। गायन में भी गुरु टोकता है, गायन में भी जो टीचर आपको सिखाते हैं वो भी टोकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि शुरू में ही ये चीज़ें ठीक हो जाएं तो वो आगे चलकर वो परेशानी नहीं होती है। बहुत से लोगों का जो है ये जो ठोड़ी है ये ताने लेते वक्त चलती है, इस प्रकार से बहुत चलती है, वो भी गलत है। मुंह पूरा न खुलना वो भी गलत है। यदि मुंह आपका पूरा नहीं खुला तो क्या होता है कि आपकी मुख मुद्रा बिगड़नी शुरू हो जाती है। बॉडी के किसी पार्ट पे, चेहरे के किसी पार्ट पे आपको जो है स्ट्रेस फील होने लगता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो जहाँ तक मैं राग की बात कर रही थी और इसके विस्तार और आलापचारी किस प्रकार से है, पलटे कैसे होंगे, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फ़िलहाल आपने एक सरगम गीत आज की इस सेशन में सुना और एक आपको परंपरागत एक बंदिश जो है वो मैं आपको बताती हूँ। कोशिश करिए उसको भी सीखिए। देखिए जहाँ तक होली की बात आती है तो बंदिशों में भरपूर साहित्य जो है उस फागुन मास का मिलता है। इस बंदिश में भी कुछ ऐसे ही वर्णन है। नंद कुंवर खेरे होरी सखी रे, नंद कुंवर खेरे होरी सखी रे, नंद कुंवर खेरे होरी, रंग पिचकारी भरी भरी मारी, रंग पिचकारी भरी भरी मारी, चुनरी भिगोई दई मोरी, चुनरी
होरियाँ गाई जाती तो इसी ताल में जो है उसकी बढ़त की जाती है। हरि नंद कुंवर खेरे होरी सखी होरी, नंद कुंवर खेरे होरी सखी रे, नंद कुंवर खेरे होरी। हरि नंद कुंवर खेरे होरी सखी रे, सखी रे, नंद कुंवर खेरे होरी सखी रे, खेरे नंद कुंवर खेरे होरी सखी रे, नंद कुंवर खेरे होरी सखी रे, नंद कुंवर खेरे होरी। तो ये कुछ बंदिशें ऐसी, ये कुछ इस तरह के जो गीत हैं कि कहीं पर लोकगीतों की झलक देते हैं, कहीं पर जो है ये एक परंपरागत जो गीत होते हैं उनकी झलक देते हैं, और इस प्रकार के जो गीत होते हैं ये मौखिक रूप में सीखे गए हैं। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत होली मनाई जाती है, वैसे तो भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है पूरे भारतवर्ष का, लेकिन जब हम होली की बात करते हैं तो मथुरा, वृंदावन, ब्रज की होली, ये अक्सर ये इन स्थानों को जो है एकदम से स्मरण इनका आता है। तो इस प्रकार से ये होलियाँ जो है गाई जाती हैं वहाँ पर, जहाँ पर कि वो एक लोक संगीत से जुड़ गया है। तो लोक संगीत के रूप में जब इस प्रकार की होलियाँ गाई जाती हैं तो उसकी जो एक खुशबू होती है वो बिल्कुल अलग ही होती है। तो हम इस प्रकार के लोकगीतों से, इस प्रकार की परंपरागत चीज़ों से जो है राग के बारे में भी जान सकते हैं, राग के स्वरूप को भी जान सकते हैं। इसलिए कोई भी होली गीत हो, यदि वो राग काफ़ी से संबंधित रखता है तो उसको गाते रहना चाहिए। जब हम उसको गाते हैं तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ आवर माइंड हम कहें कि राग भी हमारे साथ जो है वो रिवाइज होता चला जाता है। तो इन गीतों को ज़रूर गाना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि आज के इस व्याख्यान से आपको राग काफ़ी की कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रूर पता चली होंगी। राग काफ़ी क्या है, किस ठाट से उत्पन्न है, समय क्या है, प्रकृति क्या है, इसको किस प्रकार से इसका आरोह अवरोह, इसकी पकड़, इसके प्रमुख जो विशिष्ट स्वर संगतियाँ वो कैसी हैं, और इसके बारे में क्या ग्रंथकारों ने कहा है, किस प्रकार से वादी संवादी में भी अलग अलग मत हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम राग की आलापचारी के बारे में आपको अगले व्याख्यान में आपको बताएंगे। तब तक आप इसको ज़रूर इसको आप बार बार रिवाइज़ करिए, तो आपकी आगे की जो यात्रा है वो सुगम रहेगी। मित्रों, हमें आशा है कि हमारी आज की इस परिचर्चा से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। इसी बात पर हम डॉक्टर यजुर्वेदी जी, गगनजीत कौर जी और लाल बाबू राय जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो हमारे स्टूडियो आए और उन्होंने इस परिचर्चा में हिस्सा लिया। मित्रों, आगे दीजिए। धन्यवाद।